इस चैनल पर यह 12वां वीडियो प्रसारित हो रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के बारे में चर्चा की और पहली टेस्टिंग जो हम लोगों ने चर्चा की वो था डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी वो था हाई वोल्टेज टेस्ट। हाई वोल्टेज टेस्ट के अंतर्गत हम लोगों ने 11 के भी साइड में 28 के भी देकर और LT साइड में 440 वोल्ट साइड में 2 के भी देकर टेस्ट करने की विधि के बारे में जाना। हमारे वीडियो अधिकतर वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर हैं और उन एक्सपीरियंस को मैं थ्योरी के साथ सिंक्रोनाइज करके आपके समक्ष पेश करता हूं। तो एक बार यदि वो टेलीकास्ट हो जाता है तो वह क्रिएटर से ज़्यादा व्यूअर का होता है। तो यदि आप उसको देखते हैं तो उसे उसकी आलोचना कीजिए, उसको सही है तो वो उसमें कुछ जानकारी है तो उसकी सराहना कीजिए और उस जानकारी को खुद अपने हित में और व्यापक समाज के हित में उसको शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट के बारे में। यह टेस्ट बेसिकली इंटरटर्न टेस्ट है। हाई वोल्टेज टेस्ट बेसिकली मेगा टेस्ट था। ये ट्रांसफार्मर के कोर, उसके वाइंडिंग्स पर इंसुलेशन, ट्रांसफार्मर ऑयल का इंसुलेशन, इन सबों का कंबाइंड इफेक्ट जो है उसका टेस्ट था। डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट जो है यह बेसिकली इंटरटर्न टेस्ट। इंटरटर्न टेस्ट का मतलब कि ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर का कोर है, कोर के ऊपर ये वास्तविक कोर ऐसा नहीं होता है। वास्तविक कोर कैसा होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। कोर के ऊपर ये सबसे पहले LT सेट किया जाता है और LT के ऊपर HT वाइंडिंग को हम सेट करते हैं। देख पा रहे होंगे ना, ब्लू जो है वह LT है और रेड जो है वो HT है। अब कोर के सामने पहले LT ही क्यों है? हाँ, HT भी हो सकता है, लेकिन उस हालत में क्या होगा कि इसके मैन्युफैक्चर का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर इसमें पहले HT देंगे, यहाँ पहले HT देंगे तो कोर को HT के लिए कोर को भी HT के लिए इंसुलेट करना पड़ेगा और अगला वाइंडिंग जो है LT वाइंडिंग जो है इसको भी HT के लिए हाई टेंशन के लिए इंसुलेट करना पड़ेगा। जैसे यदि कोर है और इसमें पहले 11 kV का दे दिया तो कोर को 11 kV के लिए भी इंसुलेट करना पड़ेगा और LT वाइंडिंग 415 का जो वाइंडिंग दिया 415 के वाइंडिंग को भी 11 kV के लिए ही इंसुलेट करना पड़ेगा। तो इंसुलेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। अब ये जो टर्न है, ये टर्न इसमें आपको PVC के दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये PVC के नहीं होते हैं। PVC के होने का मतलब है कि PVC 70 डिग्री टेम्परेचर पर सॉफ्ट होने लगता है और 90 डिग्री पर डिफॉर्म होने लगता है। इस पर इंसुलेशन जो होता है ये एल्यूमिनियम तार है। कॉपर भी 200 kVA तक में तो एल्यूमिनियम ही ज़्यादातर यूज कर रहे हैं हम लोग। 200 के ऊपर एल्यूमिनियम अलाउड नहीं है। इसके ऊपर या तो सुपर एनामेल रहेगा, पतला सा एक कोटिंग सुपर एनामेल रहेगा। इसको बेकिंग करने के बाद यह कॉपर का भ्रम देता है, इस देखने पर लगेगा कॉपर का है लेकिन होता एल्यूमिनियम का ही है। या फिर DPC वायर डबल पेपर कवर
डीपीसी वायर, ये एल्यूमिनियम जो है ना, यहाँ ये पीवीसी ना हो करके या तो इसके ऊपर सुपर एनामेल होगा या डीपीसी वायर होगा। तो ये डीपीसी वायर और सुपर एनामेल के बाद ये जब टर्न लिया, नंगा वायर हो, अनइंसुलेटेड वायर होगा तब तो ये सिंगल टर्न हो गया, 1 2 3 4 टर्न नहीं हुआ तब तो ये सिंगल टर्न हो गया, एक दूसरे को टच किया अगर तो ये इंसुलेटेड होते हैं आपस में। तो ये डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट जो है, यह इस टर्न के इंसुलेशन का टेस्ट है। एचटी वाइंडिंग कई लेयर में होते हैं, तो ये लेयर टू लेयर और टर्न टू टर्न टेस्ट। इसमें ट्रांसफार्मर के डिजाइन में वाइंडिंग के बाद जो चेक करते हैं तो उसमें हम लोग एक पैरामीटर आता है वोल्ट्स पर टर्न। वोल्ट्स पर टर्न का पैरामीटर चुनते हैं हम लोग स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए। और दूसरा होता है टर्न्स पर वोल्ट। माय बैड, ये वोल्ट्स पर टर्न जो है ये बिग ट्रांसफार्मर के लिए है। और टर्न्स पर वोल्ट जो है ये फॉर स्मॉल ट्रांसफार्मर। ये वोल्ट पर टर्न 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट ये डिजाइन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। डिजाइन पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं, ये आपस में मान लिया पर टर्न यदि 6 वोल्ट है तो इसका इंसुलेशन लेवल ऐसा है कि नहीं कि आपस में ये 6 वोल्ट को सस्टेन कर रहा है, ये इसका टेस्ट। दूसरा, इस टेस्ट में हमारे यदि डिजाइन में कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी आई है तो उसको भी ठीक कर लिया जा सकता है। ट्रांसफार्मर के प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में एक तो स्टेज टेस्ट होता है, दूसरा फाइनल टेस्ट होता है। तो डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट, इसको इंड्यूस ओवर वोल्टेज टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट को कर लेना चाहिए शुरुआत में ही, स्टेज के समय ही, ताकि यदि डिजाइन में यदि कोई डिफेक्ट आए तो उसको फाइनल स्टेज में उसको क्लियर किया जा सके। हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रांसफार्मर के कोर की। वास्तव में कोर ट्रांसफार्मर का ऐसा नहीं होता है। वास्तविक कोर जो होता है वो इस तरह का होता है। ये एंगल 45 डिग्री होता है, या एक 35 होगा तो एक 55 का होगा, जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर बना रहे। CRGO कोड होता है, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड।
इस शेप का कोर होता है। कोर के हॉरिजॉन्टल पोर्शन को बोलते हैं योक, और ये वर्टिकल पोर्शन को लिम्ब। आपको जो किताबों में दिखाया जाता है कि ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। तो वास्तव में ऐसा ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आपको 2 डायमेंशन में दिखाने का यही तरीका होता है, तो इसी तरह दिखाया जाता है। कोर का वास्तविक ओरिएंटेशन ये होता है। अब इसमें ये एक लिम्ब होगा, ये इसका एक लिम्ब होगा। इस लिम्ब के ऊपर ये एक प्राइमरी वाइंडिंग हुआ, इसके ऊपर से सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये हम इस टेस्ट में चेक करते हैं कि टर्न टू टर्न अप्रोप्रिएटली इंसुलेटेड है या नहीं। इस टेस्ट का सिस्टम क्या है? इसमें डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट सेट होता है। तो यदि मान लीजिए आप ये सेटअप किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, ये इनकमिंग पावर हुआ, ये कंट्रोल पैनल है। स्विचिंग और प्रोटेक्शन के थ्रू बेसिकली जो ये हमारा है, ये मोटर जनरेटर सेट है, ठीक है ना। ये मोटर जो है ये स्क्विरल केज सिंपल मोटर, ये इस जनरेटर के लिए प्राइम मूवर का काम करता है। जनरेटर क्या है? ये जनरेटर जो है ये $900 वोल्ट 100 हर्ट्ज जनरेट करता है। तो इसको 100 हर्ट्ज जनरेट करने का अपने टेस्टिंग अनुभव के दौरान मुझे बताया गया कि ये जो है जनरेटर वही भी बेसिकली इंडक्शन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ही है। इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं घुमा के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जाता है। तो यदि रोटर स्पीड 0 हो गया तो स्लिप 100% हो गया, और यदि रोटर स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से चलने लगा तो स्लिप फ्रीक्वेंसी डबल फ्रीक्वेंसी हो गया, और स्लिप फ्रीक्वेंसी को स्लिपिंग के थ्रू कलेक्ट करके यहां से ये ट्रांसफार्मर में दिया गया। ट्रांसफार्मर का ये एलटी साइड है। नॉर्मली इसका एलटी साइड को ही प्रीफर किया जाता है। एसटी में करेंगे तो 11 केवी की जगह 22 केवी देना पड़ेगा और 100 हर्ट्ज तो देना ही पड़ेगा। और इसके न्यूट्रल को हम 1 मिली एम्पीयर से जोड़ के ग्राउंड करते हैं। अब इसको जब ऑन किया जाता है, जब चलता है, तो इसको 1 मिनट तक इस ट्रांसफार्मर को सस्टेन करना चाहिए। 1 मिनट जरूरी नहीं है, फ्रीक्वेंसी यदि ज्यादा होता है तो कम समय के लिए भी हम ये कर सकते हैं। टेस्ट टाइम इन सेकेंड,
टाइम इन सेकेंड इज इक्वल टू 120 into power frequency by टेस्ट फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी तो 50 है, टेस्ट फ्रीक्वेंसी यदि हमने 200 ले लिया 50/200, तब ये 30 सेकेंड के लिए भी इसको हम टेस्ट करके छोड़ दे सकते हैं। अब यहां पर यदि कोई एक मान लिया कि इन दोनों कोर के बीच में एक छोटा सा क्रैक आ गया इस टेस्ट के कारण, तो क्या होगा, तीनों फेज में इक्वल करंट फ्लो नहीं करेगा। ये सभी कंट्रोल पैनल से जुड़े होते हैं और कंट्रोल पैनल पर आसानी से इसको चेक किया जा सकता है। और अगर कंट्रोल पैनल की सुविधा नहीं है तो लोकल भी ये अरेंजमेंट किया जा सकता है। ये सीरीज में एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। इसी तरह यहाँ भी हम इसमें भी एमीटर, इसमें भी एमीटर और इसमें भी वोल्ट मीटर जोड़ सकते हैं। तो यदि किसी एक फेज में कोई थोड़ा सा ये शॉर्ट हो गया इस टेस्ट के कारण, तो बैलेंस करंट नहीं होगा, अनइक्वल करंट होगा और न्यूट्रल के थ्रू अनबैलेंस करंट फ्लो करेगा। ये यदि 10 मिली एम्पियर से ज्यादा हो, शुड बी लेस देन 10 mm, 10 मिली एम्पियर। अगर ये 10 मिली एम्पियर हो गया, उस ट्रांसफार्मर टेस्ट को रिजेक्ट कर देना है, एक्सेप्ट करके अपने यहां नहीं लाना है। अब डबल फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी पर क्यों नहीं करते हैं, तो डबल फ्रीक्वेंसी होने पर ट्रांसफार्मर का कोर जो होगा ये सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा। कोर को सैचुरेशन से बचाने के लिए हम डबल वोल्टेज जब देते हैं तो डबल फ्रीक्वेंसी पर ही देते हैं। डबल फ्रीक्वेंसी के कारण कोरोना भी जनरेट होता है और कोरोना के कारण ट्रांसफार्मर का कुछ डिटोरिएशन उसके स्लैब का होता है, क्योंकि कोरोना के कारण कुछ केमिकल्स ऐसे जनरेट होते हैं जो ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन को डैमेज कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए उस चीज को सस्टेन कर सकते हैं, ये इसकी ट्रांसफार्मर की सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, इसकी भी जांच हो जाती है। तो ये रहा हमारा डबल फ्रीक्वेंसी, डबल वोल्टेज, डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट के बारे में। हम फिर से एक बार रिव्यू कर दें। ये ट्रांसफार्मर का कोर मान लीजिए। वास्तविक कोर तो ऐसा होता है, कोर का हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो होता है ये और ये हुआ लोअर योक, ये हुआ अपर योक। ये रिमूवेबल होता है ताकि इसमें वाइंडिंग को इसमें एडजस्ट किया जा सके, सेट किया जा सके। इसके इंडक्टर 2 टर्न के बीच के सस्टेनेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट की महत्ता यहाँ पर है कि यदि कोई मेजर फॉल्ट हो, डिजाइन फॉल्ट हो, तो डिजाइन में करेक्शन हम पहले से कर लें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस चैनल को मेरी सलाह है कि आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि मैं कुछ गलत नॉलेज शेयर कर रहा हूं तो मुझे बताएं।
सही शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।